नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राज्य व्यवस्था पॉलिटी की आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दिए गए ऑप्शंस में कौन थे? जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आप जानते हैं हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? जी, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। और दोस्तों इसका गठन याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जी दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और बात करें दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो एक बार फिर से बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और अगर हम बात करें दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर की, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जैसा कि हम पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, जी 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में देश को समर्पित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में किसी के सदस्य नहीं होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, तो आर्टिकल नंबर 66 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में किसी के सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम बात करें दोस्तों, आर्टिकल से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों आपातकाल के लिए इमरजेंसी की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? जी, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। और भारतीय संविधान के भाग 18, जी दोस्तों भाग 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों का आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल के समय राष्ट्रपति की जो शक्तियां होंगी उसका ब्यौरा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र सूचित करता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों गणतंत्र के लिए दिए गए ऑप्शंस में राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की, तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों राजशाही और दूसरा होता है गणतंत्र। और अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था को ही गणतंत्र के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की व्याख्या किस पर आधारित है? जी, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ, जी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेमबल या फिर दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की व्याख्या की, जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की व्याख्या प्रस्तावना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है?
जी, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर दोस्तों आपातकालीन उपबंध। जी बिल्कुल सही, दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत की नागरिकता किस प्रकार पाई जा सकती है, यह भी आपको पता चलेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो किस एक प्रकार से कौन सी एक शर्त है जो भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों नागरिकता अधिनियम की, तो याद रखिएगा नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में बनाया गया था। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 5 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन सी? तो दोस्तों एक तो आप जन्म से यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बात करें दोस्तों अगर आप वंश से, तो वंश के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मान लीजिए कोई दोस्तों अमेरिकी व्यक्ति भारत आए और यहां पर एक प्रॉपर्टी को खरीद ले, अधिग्रहण कर ले, तो दोस्तों वह भारत का नागरिक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों देशीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यह भी भारत की नागरिकता के लिए एक आवश्यक शर्त है। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया था बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान कितने मूल अधिकार की गारंटी देता है? क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट की, तो दोस्तों मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग में? जी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। जी दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में उपबंध बताए गए हैं। और दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों पहले हमारे मूल अधिकारों की संख्या होती थी 7, मगर एक संशोधन हुआ था जिसे हम दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। उसमें संपत्ति से संबंधित जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे मूल अधिकारों की गारंटी की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। और अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और दोस्तों लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल मिला के 6 अधिकारों की गारंटी हमें प्राप्ति है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कारखाना में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? जी दोस्तों अगर आप एक फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कितने एज आपकी होनी चाहिए? जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को दोस्तों कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो याद रखिएगा यह जो है बताया गया है आर्टिकल नंबर 24 में। आर्टिकल नंबर 24 बताता है कि दोस्तों किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो उसे एक फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश जो एक व्यक्ति अथवा संस्था को करने को कहे जो उसका कर्तव्य हो, किस नाम से जाना जाएगा? जी परमादेश, उत्प्रेषण, प्रासंगिक उक्ति या फिर दोस्तों अधिकार प्रच्छा। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा परमादेश। और परमादेश को दोस्तों अंग्रेजी में हम मैंडमस कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम मैंडमस कहते हैं और इसका अर्थ होता है दोस्तों हमारा आदेश है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। न्यायालय द्वारा निर्गमित एक समादेश जो एक कमांड की तरह किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक कार्य करने जो वो करने को बाध्य है तथा किसी कार्य को नहीं करने को जो उसे नहीं करना चाहिए, क्या कहा जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? इस प्रश्न के लिए दिए गए ऑप्शंस में राइट ऑप्शन क्या होगा?
जी, मैंडमस दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। मैंडमस, जिसे दोस्तों हम पीछे वाले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं, परमा देश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो परमा देश न्यायालय द्वारा निर्मित एक ऐसा समादेश है जो एक कमांड की तरह किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक कार्य करने के लिए बाध्य है तथा किसी कार्य को नहीं करने जो नहीं करना चाहिए कहा जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? जी, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें दोस्तों पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता, तीसरे भाग में अगर हम बात करें तो मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 6 में इंगित किए गए हैं। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में हाल ही में किसे जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। 6 एवं 14 वर्ष की उम्र के मध्य वाले बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 51A, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? जी, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51A इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो दोस्तों राष्ट्रपति अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अक्सर ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। जी, क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? जी, 1 साल, 2 महीने, राष्ट्रपति के रद्द करने तक, या फिर दोस्तों 6 महीने। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 123, जी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 to 3 के तहत राष्ट्रपति को संसद की 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, और दोस्तों इसका प्रभाव जो है वो 6 महीने तक रहता है। दिए गए ऑप्शंस पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए? जी दोस्तों, कम से कम कितने वर्ष की आयु होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर दावेदार बनना चाहता है? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो आर्टिकल नंबर 58 अनुच्छेद 58 के तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, कब होगा? तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 ईयर की एज। जी दोस्तों, कम से कम 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली है, और दोस्तों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर हो, मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, राष्ट्रपति जी जो बाकी सभी को शपथ दिलाते हैं, क्या आप जानते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को दिए गए ऑप्शंस में कौन शपथ दिलाता है? जी बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।
भारतीय राष्ट्रपति जो कि फरवरी 2018 से वर्तमान समय तक है, रामनाथ कोविंद। क्या आप जानते हैं दोस्तों यह किस राज्य से आते हैं? रामनाथ कोविंद, द इंडियन प्रेसिडेंट एज ऑफ फरवरी 2018, हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों वर्तमान भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। लोकसभा की सदस्यता के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जी, टू बी एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट। जी बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा होना आवश्यक होती है दोस्तों अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 16वीं लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान पड़े थे? जी 16वीं के साथ साथ अब आपको 17वीं लोकसभा के इलेक्शन के बारे में जो भी डेटा है उसे भी तैयार करना है। बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2014 की परीक्षा में, और बात करें दोस्तों तो उस समय 66% वोटिंग हुई थी। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी है? जी, जो दोस्तों आपके क्षेत्र के सांसद होते हैं, क्या आप जानते हैं दोस्तों उन्हें एक वर्ष में कितनी राशि मिलती है अपने क्षेत्र की, अपने डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए? जी बिल्कुल सही। दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं दोस्तों, उन्हें अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज? जी, बात करें दोस्तों हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हमारी संसद का निचला सदन होता है, और दिए गए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। लोकसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह 552 हो सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य है, जी दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य जी कितने समय के अंदर होना चाहिए? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो अगर कोई दोनों सदनों का सदस्य नहीं है और उसे अगर दोस्तों एक मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिए गए ऑप्शंस में किस स्थान से इलेक्शन लड़े थे और एज अ एमपी सिलेक्ट किए गए थे? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का दूसरा संशोधन किस साल में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आप जानते हैं दोस्तों द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन? जी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1952 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है? क्या आप जानते हैं दोस्तों बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द पार्लियामेंट एक्वायर द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स?
जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें संवैधानिक संशोधन का जो उल्लेख है वह संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया। और दोस्तों यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अगर हम बात करें दोस्तों प्रश्न की, तो 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24th इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जी अभी हाल ही में दोस्तों सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों इस पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और अगर आप जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर करिए। ऑप्शन नंबर सी आसाम इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र को कानूनी मामलों में दिए गए ऑप्शंस में कौन सलाह देता है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 76 में जी दोस्तों अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है जो केंद्र को कानूनी मामले में सलाह देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्या आप जानते हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों 20, 21, 22, 23 दिए गए ऑप्शंस में विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी बात करें दोस्तों अगर हम भारत की राजभाषाओं की तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी, जी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? जी यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे। और अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की थी। जी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर दोस्तों आप यह जानते हैं तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कौन है उसका राइट आंसर आप हमें बताने वाले हैं। यह प्रश्न इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और अगर हम बात करें तो उस समय दोस्तों वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे। प्रेजेंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? जी हमारे अगर हम बात करें दोस्तों तिरंगा की तो तिरंगा का जो बीच में रंग होता है वह दोस्तों एक सफेद कलर होता है। क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? विच इंडियन चीफ मिनिस्टर्स फादर वाज अ महाराजा? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है अमरिंदर सिंह जो कि दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और इनके पिता दोस्तों यादविंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें अमरिंदर सिंह के बारे में तो ये भारतीय, जी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए? जी किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल
राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्या आप जानते हैं पंचशील अनुबंध पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ था? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पंचशील अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत और चीन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? जी 1954 1954 पर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक, द गेटिसबर्ग एड्रेस। जी दोस्तों, द गेटिसबर्ग एड्रेस, क्या आप जानते हैं दोस्तों उस राष्ट्रपति का नाम जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, मनी कैन बी स्पेंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल सही दोस्तों, भारत की संचित निधि संसद की मंजूरी से व्यय की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत, जी दोस्तों आर्टिकल 266 के तहत स्थापित यह संचित निधि ऐसी निधि है जिसे राज्यों को करों एवं शुल्कों में उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है उसे जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज अ फंड इन विच, जी भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। क्या आप जानते हैं दोस्तों किस समस्या के समाधान के लिए रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए दोस्तों रेड क्लिफ आयोग को अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, क्या आप जानते हैं सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? सार्क कंट्रीज आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? जी सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर बी साउथ एशिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण एशिया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, क्या आप जानते हैं दोस्तों आईपीसी की फुल फॉर्म दिए गए ऑप्शंस में क्या है? जी दफा 307, 302 इन सभी के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। और बात करें दोस्तों अगर हम आईपीसी की तो फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।